हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ और उनको किस हिसाब से हल किया जाता है ये बताता हूँ। मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या होता है ना, कि अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये आंसर सही है, लेकिन अपन को ये पता नहीं रहता कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि प्रतिबंध एंजाइम को विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले तो ये रहता है कि जिसमें असत्य है, गलत और सत्य पूछ रहा हो उसको गोला कर लें। ठीक है, गलत कथन पूछना अपने को। तो प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम के डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, यानी डीएनए क्रम या किसी भी को काटेंगे ना तो उसका क्रम का निरीक्षण करेंगे। डीएनए की लंबाई को लड़ी की पैलिंड्रोमिक स्थल से काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये करते हैं। ठीक है, ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं। ठीक है, मान के आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं और चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब कि चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जाते हैं, ये कथन सत्य है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। पर यहाँ पता है किसके बारे में पूछा गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका गलत है ना। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है संघ कॉर्डेटा के विषय में सही कौन सा है, यानी संघ कॉर्डेटा के विषय में जो सही है उसके बारे में बताना है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा प्रेस्टर जो सिर से पूंछ तक फैली होती है, जो जीवन के अंत तक बनी होती है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा में नहीं पाई जाती उसे और जीवन के अंत तक नहीं पाई जाती, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है। तो मतलब कि जिस ऑप्शन में ए आ रहा है अपन को पहला पता चल गया कि ए वाला का गलत है, तो ऑप्शन देखिए ए कौन कौन से में आ रहा है, तो वो ए वाला गलत हो गया, यानी तीसरा वाला गलत हो गए और एक दूसरा वाला गलत हो गया। तो बचे पहला और पहला बचा और चौथा बचा। अब वर्टिब्राल प्रेस्टर जो केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है। ठीक है, वर्टिब्राल प्रेस्टर जो भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है माना गया। ठीक है, ये केंद्रीय तंत्रिका दंत पृष्ठीय होता है, यानी बी वाला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन तो फोर्थ है। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका पृष्ठीय और खोखला होता है, सी वाला भी सही है ना। तो ऑप्शन तो हो गया 4। अब डी वाले में क्या कमी है देखो, कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। अब आप बताइए कि कॉर्डेटा को 3 किस में विभाजित किया गया है, कमेंट में बता दीजिए ना। लेकिन हेमिकॉर्डेटा एक अलग से संघ है ना, तो ये इस कारण ये गलत है कि हेमिकॉर्डेटा नहीं है, इसलिए इसका आंसर चला गया 4। अब अगला क्वेश्चन है कि जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए सम्मिलित कीजिए। मतलब कि 12th की एनसीईआरटी क्लास का की क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है ना। तो बैसिलस थ्रेंजियसिस किसके लिए उपयोग किया था, क्राइजीन के लिए। मतलब कि क्राइजीन के लिए बैसिलस थ्रेंजियसिस का उपयोग किया। थर्मस एक्विटेट क्या होता है, एक तो देख ये ठीक है, मेरे को सारी चीज़ें याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे आपको जो सिंपल लगे ना उसका उपयोग किया। जैसे साल्मोनेला, जैसे कि आपको कौन सा सिंपल लगता है, ठीक है, आपको जो भी सिंपल लगे ना उसको सबसे पहले कीजिए। कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेकियंस है ना, सबसे पहले उसका उपयोग किया जाता है क्लोनिंग बैक्टीरिया के रूप में। तो पहले में आवा दो सी, यानी पहले में सी, तो ऑप्शन बचे 2। तो ऑप्शन 2 तो गलत हो, यानी तीसरा और पहला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, है ना। तीसरा पहला ऑप्शन नहीं हुआ, बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। तो अब दूसरा साल्मोनेला टाइपियूरियम क्लोनिंग बैक्टीरिया के रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेसेंस का उपयोग क्लोनिंग बैक्टीरिया के रूप में उपयोग किया था। और साल्मोनेला टाइपिम्यूरियम है ना, उसका प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण करने में इसका उपयोग किया था। तो डी में आएगा सेकंड, और डी में सेकंड ही आ रहा है, यानी अभी तक अपना आया नहीं ऑप्शन। तो बैसिलस थ्रेंजियसिस का उपयोग क्राइजीन, यानी 4th, मतलब ऑप्शन आ गया सेकंड, है ना। मैं साल्मोनेला टाइपिम्यूरियम का उपयोग डीएनए आरडीएनए अणु के निर्माण में और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेसेंस क्लोनिंग बैक्टीरिया के रूप में थर्मस एक्विटर क्राई प्रोटीन और थर्मस एक्विटस डीएनए पॉलीमरेज, यानी बैसिलस थ्रेंजियसिस क्राइतोसॉरी ना। अब आगे वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है कि अर्ध अनिवार्य तत्वों पाँच में उनके कारक विषय में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अब का लोहा, जिंक, बोरॉन और मैग्नीज के बारे में दे रखा है। ठीक है, किसके, लोहा, जिंक, बोरॉन और मैग्नीज। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि आपको 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल गए हैं, है ना। तो सबसे पहला मैं लगाता हूँ बोरॉन। बोरॉन क्या, परागकण में। ठीक है, बी बारे में कौन सा आना चाहिए, बी बारे में कौन सा आना चाहिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बी बारे में, यानी बी बारे में कौन सा आना चाहिए बताइए, सबसे पहले बताइए बी बारे में कौन सा आना चाहिए। यानी बी, जिंक। जिंक किस में काम आया था, क्लोरोफिल के संश्लेषण में। जिंक
किसके संश्लेषण में आता है बताइए, जिंक किसके संश्लेषण में आएगा, आरएनए के संश्लेषण में आएगा, काम है आरएनए के संश्लेषण, ठीक है। तो यानी बी बारे में फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। और बोरॉन आता है पराग कण के में, तो सी बारे में सेकंड ऑप्शन है ना। और मैग्नीज किसके काम है, तो मैग्नीज आता है जल के अपघटन में, तो ऑप्शन आ गया थर्ड, अपना ऑप्शन आ गया थर्ड। तो इनमें इनके देख आपको एनसीईआरटी करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो आपको देख 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन बताया, ठीक है। यानी एक और क्वेश्चन ये है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन ये है, गलत कथन को पहचानिए। अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। गलत कथन पूछा तो ये तो सही है, ठीक है। अब रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती है। रसदारू यानी अंतःकाष्ठ, ये रसदारू मतलब इस अंतःकाष्ठ के बाहर पाए जाने वाली लेयर, तो ये भी सही है, ठीक है। रसदारू सबसे भीतरी द्वितीय को तक है, ये अपेक्षाकृत हल्का होता है। ये अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है रसदारू, लेकिन भीतरी नहीं होती, ये होती है बाहरी, है ना। तो ये हो गया गलत ऑप्शन, मतलब कि अपना ऑप्शन तो हो गया थर्ड ऑप्शन। और चौथे में टैनिन, रेजिन, तेल आदि जमा कारणों का अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। अब मैंने आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन बताया, 5 क्वेश्चन बताए ना। 5 क्वेश्चन बताए तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बताएं, क्योंकि इनसे 5 चौके 20 यानी 20 लाइनें आपकी एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई कि हमको 20 लाइनों के अंदर कैसे हमको फंसाया जाता है, ये लाइनें आपकी कंप्लीट हो गई, है ना। तो आप इस हिसाब से अगर एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली है कि सारी एनसीईआरटी टिपों पे हो जाएगी, यानी आप उंगलियों पर गिना सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे आएगी एनसीईआरटी की, ये लाइन है ऐसे है। क्योंकि आप पढ़ते कितना ही एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, लेकिन ऐसी कभी नहीं होगा कि आप उसको यानी जो पिन पॉइंटेड लाइन होती हैं उनको आप याद कर सको। याद हो जाएंगी तो आप एग्जाम में जाके भूल जाओगे। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। क्वेश्चन गलत होता है तो क्यों गलत होता है ये एनसीईआरटी में जाके देखिए, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू, है ना। और आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन की ऐसे ही प्रैक्टिस यानी कम टाइम में करनी रहती है तो मेरे को बताइए, या ज़्यादा टाइम में करनी रहेगी वो भी मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और एनसीईआरटी में अपने पेज पे पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब कि चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, तो उनको जाके भी देखिए कि एनसीईआरटी किस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपको थैंक यू।